नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। अभी हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 की। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं और 10 नवंबर को हमारे सामने हो गए परिणाम। लेकिन उससे पहले आपको जानना है कि चुनाव की गाइडलाइन क्या होगी, साथ ही चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार कौन से हैं और कितनी सीटें अगर कांग्रेस जीतेगी तो वापस मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी। और साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों अहम है मध्य प्रदेश का उपचुनाव, जिस पर टिकी है देश की निगाहें। और साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा को कितनी मिलेगी सीटें और कांग्रेस क्या ले जाएगी अपने खाते में पूरी सीटें। तो बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, देश दुनिया से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर देखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी पल पल की बड़ी खबरें देखना चाहते हैं, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी। आपके सामने वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे दबाइए और देखते रहिए हर एक बड़ी खबर सबसे पहले। और साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। अब बात करते हैं कि चुनाव की गाइडलाइन क्या रहेगी। तो जैसा कि हर बार चुनाव ईवीएम से होते जा रहे हैं और इस बार भी वैसे ही होंगे, लेकिन इस बार इस महामारी के खतरे को देखते हुए एक बड़ा नियम में बदलाव भी किया गया है। आप बुजुर्ग मतदाताओं को और साथ ही ऐसे लोग जो इस महामारी से संक्रमित है वह संदिग्ध मतदाताओं को डाक मत पत्र के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। मतदान कर्मी इन मतदाताओं के घर जाकर खुद डाक पत्र लेंगे और इस प्रकार से चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ईवीएम से जो चुनाव होंगे वो तो होंगे, साथ ही ये व्यवस्था भी लाई गई है। ये सारे के सारे जो कार्य होंगे ये वीडियो के जरिए होंगे, यानी कि जो आप कार्य करेंगे, जो डाक मत पत्र देंगे, वो सारे के सारे वीडियो निगरानी के अंतर्गत किए जाएंगे ताकि कोई भी घोटालाबाजी ना हो। तो इस प्रकार से एक नया नियम लाया गया है चुनाव के लिए ताकि सभी से वोट लिए जा सके, क्योंकि हर एक वोट कीमती है। और मध्य प्रदेश का उपचुनाव जहां पर सरकार गिर सकती है, सरकार बन सकती है, तो ऐसे में ये देश के लिए काफी अहम मुद्दा भी बन चुका है मध्य प्रदेश का उपचुनाव। तो अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अहम होने की सीधी सी बात है, कुछ दिनों पहले या कह सकते हैं कुछ महीनों पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस से हुए बागी, ऐसे में गिरी कमलनाथ सरकार और बन गई शिवराज सिंह चौहान की सरकार। अब ऐसे में सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें ले जाने में सक्षम रहती है, बीजेपी को मिलती है कम सीटें, या कह सकते हैं कि बीजेपी को अगर मिलती है 4 या 5 सीटें या उससे थोड़ी सी ज्यादा या कम, तो ऐसे में बना सकती है फिर एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार। वो तो चुनाव होने के बाद और परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ने इसके ऊपर भी कुछ कहा है, वो आपको बताया जाएगा वीडियो के लास्ट में। तो थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें लानी होगी ताकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार अटल रहे या फिर उनकी सरकार बन जाए। इन केस ऑफ भाजपा की सरकार अटल रह सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी तो बन सकती है, क्योंकि 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 28 सीटों पर, इसका मतलब अगर 9 सीटें भाजपा लाने में सक्षम रहती है तो भाजपा की सरकार अटल रहेगी। लेकिन अगर यहीं पर कांग्रेस 21 सीटें अपने खाते में डाल देती है, 21 सीटें जीत लेती है, तो ऐसे में भाजपा की सरकार गिर जाएगी, फिर बन जाएगी कमलनाथ सरकार या जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वो, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर तो है, क्योंकि जो सीटें जहां पर अभी कांग्रेस के बागी नेता हुए थे, जिनको बाद में अघोषित कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया उन्हें, तो इस प्रकार से हुआ था। तो उसके बाद ये जो सीटें हैं जहां पर चुनाव होने वाले, यानी कि बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये सीटें कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा जा सकती है। लेकिन अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि चुनाव होगा, परिणाम आएगा, उसके बाद पता चलेगा मध्य प्रदेश में किसका गढ़, किसकी सत्ता, किसके हाथ, ये देखना बाद में होगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की 28 सीटों की। तो 21 सीटें अगर कांग्रेस ले जाती है तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 9 सीटें अगर भाजपा लेकर जाती है तो भाजपा की सरकार अटल रहेगी। सबसे बड़ी बात तो
यही है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बता रहे हैं कुछ और बड़ी बातें। तो जैसा कि हमने आपको बताया, चुनाव 3 नवंबर को ये कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को रिझाया जाए, वोटों को अपनी तरफ खींचा जाए और वोट बैंक को बढ़ाया जाए। इसी को देखते हुए अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार रहने वाले हैं इन तमाम 28 सीटों पर। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की सुमावली सीट की। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह कुशवाहा खड़े हैं, सामने है भाजपा के इंदर सिंह कंसाना, वहीं बसपा के राहुल टंडोतिया। बात करते हैं अब जोरा सीट की। जोरा सीट में कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं पंकज उपाध्याय, भाजपा की तरफ से सूबेदार सिंह राजोता, वही बसपा की तरफ से सोनेराम कुशवाहा। और अब बात करते हैं मुरैना की। तो मुरैना में राकेश मावई जो कि कांग्रेस की तरफ से, सामने है भाजपा के रघुराज सिंह कंसाना, वही राम प्रकाश राजौरिया जो कि बसपा से। वहीं बात करते हैं अब दिमनी सीट की। तो दिमनी सीट पर भाजपा के कैंडिडेट है गिरिराज दंडोतिया, वहीं कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वह है रविंद्र सिंह तोमर और बसपा के कैंडिडेट है राजेंद्र सिंह कंसाना। बात करते हैं अब अंबा सीट की। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं सत्य प्रकाश रखवाल, वहीं भाजपा की तरफ से कमलेश जाटव और बसपा की तरफ से भानु प्रताप संकवार। मेहगांव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के हेमंत कटारे, वहीं भाजपा के ओपीएस भदौरिया और बसपा के योगेश नरवरिया खड़े हैं। बात करते हैं अगली कुछ सीटों की। तो गोहज की बात करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के मेवाराम जाटव, भाजपा के रणवीर सिंह जावट और बसपा के जसवंत पटवारी। ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में भाजपा के प्रद्युम्न सिंह तोमर, कांग्रेस के सुनील शर्मा, वहीं बसपा के हरपाल मांझी। ग्वालियर पूर्व की बात करते हैं तो ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस के सतीश सिकरवाल, वहीं भाजपा के मुन्नालाल गोयल और बसपा के महेश बघेल है। वहीं डबरा की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के सुरेश राजे, वहीं भाजपा के अमृति देवी और बसपा के संतोष गौड़। बात करते हैं भांडेर की। तो भांडेर में कांग्रेस के फूल सिंह बरैया, रक्षा संतराम सिरोनिया जो कि भाजपा से, वहीं बसपा से महेंद्र बोध है। और करेरा से बात करें तो यहाँ पर प्रागीलाल जाटव जो कि कांग्रेस से हैं, वहीं जसमंत जाटव छित्री जो कि भाजपा से, वहीं राजेंद्र जाटव जो कि बसपा से। वहीं पौरी से हरिवल्लभ शुक्ला के सामने भाजपा के सुरेश धाकड़ और बसपा के कैलाश कुशवाहा होंगे। पामोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया भाजपा के सामने होंगे, कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से और रमेश डाबर बसपा की तरफ से। अशोकनगर में आशा तोरे जो कि कांग्रेस की तरफ से होंगे, इनके सामने होंगे जजपाल सिंह जज्जी जो कि भाजपा के हैं। वहीं बसपा के सुश्री स्ट्रॉम बिलिन भंडारी। और मूंगावली की बात करें तो यहाँ पर कन्हैयालाल लोधी जो कि कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, इनके सामने हो गए ब्रजेंद्र सिंह यादव, वहीं वीरेंद्र सिंह शर्मा बसपा की तरफ से। सुर्खी से बात करें तो यहाँ पर पारुल शाह जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, तो इनके सामने होंगे गोविंद सिंह राजपूत भाजपा के, वहीं गोपाल प्रसाद बसपा के। मल्हारगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से रामसिया भारती और इनके सामने भाजपा के प्रद्युम्न सिंह लोधी हो गए। अनूपपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से विश्वनाथ सिंह कुंजाम के सामने होंगे बिसाहू लाल सिंह भाजपा की तरफ से, वहीं बसपा की तरफ से सुशील सिंह परस्ते। बात करते हैं सांची की। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मदन लाल चौधरी अहिरवार के सामने होंगे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो कि भाजपा की तरफ से हैं, वहीं पूरन लाल अहिरवार जो कि बसपा की तरफ से हैं। और अगली सीट आती है ब्यावरा। यहाँ पर कांग्रेस के रामचंद्र डांगी के सामने होंगे नारायण सिंह पवार भाजपा की तरफ से और गोपाल सिंह पिलाला बसपा की तरफ से। आगर में विपिन वानखेड़े कांग्रेस की तरफ से होंगे, वहीं इनके सामने होंगे भाजपा के मनोज ऊंटवाल और गजेंद्र बंजारिया बसपा के। आठ पीपलिया की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल के सामने होंगे भाजपा के मनोज चौधरी और बसपा के राजेश नागर। वही बात करते हैं मानदाता सीट की। तो यहाँ पर कांग्रेस के उत्तम राज नारायण सिंह के सामने भाजपा के नारायण पटेल, वहीं बसपा के डॉक्टर जितेंद्र वासिंदे। और नेपाल नगर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के रामकिशन पटेल, इनके सामने भाजपा के सुमित्रा देवी कासेटकर और इनके सामने होंगे बसपा के बल सिंह पटेल।
बदनावर की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कमल पटेल के सामने होंगे भाजपा के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और बसपा के ओम प्रकाश मालवीय। वहीं सावेर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के तुलसीराम सिलावट के सामने होंगे कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू और बसपा के विक्रम सिंह गहलोत। वहीं बात करें सुवासरा की तो यहाँ पर शंकर लाल चौहान जो कि बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके सामने होंगे राकेश पाटीदार कांग्रेस की तरफ से और हरदीप सिंह तांग भाजपा की तरफ से। तो ये सभी उम्मीदवार उन तमाम 28 सीटों के प्रमुख उम्मीदवार हैं। हो सकता है इनके अलावा कुछ और उम्मीदवार उभरे और इस चुनाव को भी जीत ले, लेकिन ये प्रमुख उम्मीदवार थे जो कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा की तरफ से खड़े किए गए। तो इस प्रकार से हमने आपको उम्मीदवारों के नाम भी बता दिए। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो था और कुछ बात करें और तो कांग्रेस का ये तक कहना है कि जो 28 सीटें यहाँ पर 28 में से 0 सीटें भाजपा के खाते में जाएगी और यहाँ तक कहना है कि 28 में से ज्यादातर सीटों पर भाजपा की जमानत भी जब्त होने वाली है, ऐसा तक कांग्रेस के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें, जैसा कि पता ही होगा कि 22 उम्मीदवार जो 22 जो विधायक थे वो कांग्रेस से बागी हुए, भाजपा में सम्मिलित हुए, बाद में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इसी वजह से वो विधायक तो नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस का गढ़ है तो हो सकता है कि कांग्रेस जीतता है, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार हो सकता है कि प्रचार अच्छा कर ले और हो सकता है कि भाजपा अपनी सरकार अटल बनाए रखे। कुछ भी होता है, हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और आपको क्या लगता है ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। वीडियो बस इतना ही था, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।